तो बैरोज नामक विद्वान ने भूगोल की प्रकृति में नियम अन्वेषी पक्ष को अपनाया था। तो इस प्रकार से उन्होंने 1972 के स्टॉकहोम में हुए प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन के उपरांत भूगोल में मानव पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग बढ़ा। मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी मानने वालों का विचार था कि अपेक्षाकृत उत्कृष्ट अनुकूलन में वृद्धि और निकृष्ट अनुकूलन में निष्कासन होता है। किस प्रकार से? डेविस नामक जो प्रथम विद्वान हुए, उन्होंने ये कहा कि मनुष्य या फिर जितने भी प्राणी जगत हैं वो क्या करते हैं, अपने वातावरण के साथ समायोजन करते रहते हैं। तो उनके जो ऐसे गुण हैं जो कि उनके अनुकूल हैं उनमें वृद्धि होती रहती है, और जो ऐसे गुण हैं जो उनके लिए अनुकूल नहीं हैं या उनके आनुवांशिक ऐसे गुण जो उनके लिए सहयोगी नहीं हैं, उनमें निष्कासन होता रहता है, अर्थात वो विलुप्त होते रहते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से जो अफ्रीका में जो जिराफ पाया जाता है, अगर आप देखो तो वो गाय की ही एक प्रजाति थी। उसमें गाय को पेड़ से पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊंचा करना पड़ता था, जिस कारण कि उसमें वो गुण विकसित होता गया और उनकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होती गई। तो वो उनके अनुकूल था, इसलिए उसके अंदर वृद्धि होती गई। निष्कासन किस प्रकार से होता है? सांप को माना जाए तो सर्प के पहले 2 हाथ और 2 पैर, मतलब इसको छिपकली की प्रजाति ही कहा जाता था। तो लेकिन सांप ने धीरे धीरे रेंगना शुरू कर दिया, तो रेंगने के कारण उनके जो हाथ पांव थे वो काम में आना बंद हो गए, जिस कारण कि धीरे धीरे उनके जो अंग थे वो विलुप्त हो गए। तो इस प्रकार से आपके धीरे धीरे आपके जो अनुकूलन में जो काम में आते हैं उनके अनुकूल में वृद्धि हो जाती है, और जो हमारे अनुकूल नहीं होते उनमें आनुवांशिक गुणों में धीरे धीरे विलोपन होता है। तो मानव पारिस्थितिकी का केंद्रीय विचार यह है कि पौधों और पशुओं की तरह मानव को भी अपने भौतिक पर्यावरण में संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य वास्तव में क्या है, पर्यावरण का ही एक तत्व है, बस वो बुद्धिजीवी है, और बुद्धिजीवी होने के कारण वो अपने पर्यावरण को अपने अनुरूप रूपांतरित करता रहता है। तो इस कारण मनुष्य को अपने भौतिक पर्यावरण में संघर्ष करना पड़ता है, और इस प्रक्रिया में जो मनुष्य निर्बल होते हैं या फिर जो मनुष्य संघर्ष नहीं कर पाते, किसी लड़ाई में कोई मनुष्य संघर्ष नहीं कर पाता तो वो असहाय या दुर्बल होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है, और जो इंसान संघर्ष करता रहता है वो ही जीवित रहता है। आपके जंतुओं में आप इसको ये देखो कि जंतुओं में जो मछलियां हैं वो खूब सारे अंडे देती हैं आपके, या फिर जो कुत्तों की प्रजाति है उसमें भी एक साथ 8 या 9 बच्चे होते हैं, लेकिन जब आप उनको देखो वो धीरे धीरे पर्यावरण के अनुकूल होते जाते हैं। तो जो सरवाइव कर जाता है, संघर्ष करता है, केवल वही ज़िंदा रहता है। तो अगर आप देखो तो 8-9 बच्चों में से केवल 1 बच्चा या 2 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि सरवाइव कर जाते हैं, और बाकी आपके धीरे धीरे, क्योंकि वो दुर्बल होते हैं, वो संघर्ष करते हैं लेकिन वो संघर्ष में सफल नहीं हो पाते, इस कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को भी ऐसा ही माना गया है कि मनुष्य भी इस संघर्ष की प्रक्रिया में लगातार लगा रहता है और निर्बलों का निष्कासन हो जाता है। तथा प्रकृति में भोजन श्रृंखला के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव समूह तथा पादप सहित मनुष्य भी शामिल है। इन विचारों से लामार्कियन कार्यों की पुष्टि होती है, जिसमें माना जाता है कि प्रत्येक जीव सचेतन रूप में अपने परिवेश में समायोजन करता है। तो पर्यावरण के जितने भी जीव जगत है या जंतु जगत हैं, वो सब क्या करते हैं, अपने पर्यावरण के अनुरूप समायोजन करते हैं,
रूपांतरण करते हैं तथा परिवर्तन करते हैं, उन सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। तो मानव भूगोल को वास्तव में एक मानव पारिस्थितिकी का ही अंग कहा गया है। तो अंत में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। अब इसके संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में रेडजेल की राज्य संबंधी जैविक संकल्पना, डेविस की भू आकृतिक विज्ञान, कुमारी सैम्पल, हंटिंगटन, ग्रिफिथ टेलर के पर्यावरणीय निश्चयवाद, हर्बर्टसन के प्रादेशिक भूगोल के चिंतन के द्वारा यही प्रमाणित होता है कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। तो मानव भूगोल की जो आपकी प्रकृति है वो पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में मानव भूगोल को पारिस्थितिकी कहा गया है।